नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल के आभासी मंच पर मैं प्रज्ञा भार्गव आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी प्रत्येक शाम को एक गज़ल कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले अपने चाचा डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ चौबे को बुलाना चाहूँगी, जो आए और मंच पर और इसके बाद मैं अपनी चाची डॉक्टर अनुराधा चाची को बुलाना चाहूँगी, जो आए और अपने स्थान पर स्थापित हैं। इसके बाद मैं प्रत्यूष चौबे को बुलाना चाहूँगी, जो आए और मंच पर स्थापित हैं। मंच पर बैठे। इसके बाद मैं अक्षर चौबे को बुलाना चाहूँगी, जो मंच पर आए। इसके बाद मैं कृषिका चौबे को बुलाना चाहूँगी, जो मंच पर आए। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाया, कैसा आसमां बनाया। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूं और मैं सबसे पहले कृषिका चौबे को बुलाना चाहूंगी, जो अपना गजल प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आज मैं अर्जुन सिसोदिया की एक कविता आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगी। अर्जुन सिसोदिया, ये कोई गजलकार तो है? नहीं, गजलकार नहीं, कविता। तो यहाँ गजल और गीत है ना। एक बहुत अच्छी कविता थी। गजल प्रस्तुतिकरण है। शामे गजल ये ठीक है, ये लेकिन इनका हो तब ना। नहीं, ये नहीं है, ये तो लगाए कहाँ का समाज है? वो तो लेट हो रहा है ना। और इनका सर्च करना चाहिए था ये मेरा मोबाइल कहाँ है? युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़े होंगे या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। कभी दहकती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना। बिना घिसे मेहंदी ने बोला कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और स्वयं के शिलालेख पर खुद को गढ़ना पड़ता है। सच की खातिर हरिश्चंद्र को सुकुटुम्ब बिन जाना पड़ता है और स्वयं काशी में जाकर अपना मूल लगाना पड़ता है। दासी बनकर ने भरती है पानी पटरानी पनघट में और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में। ये अनवरल लड़ा जाता है, होता युद्ध विराम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। हर रिश्ते की कुछ कीमत है जिसका मूल चुकाना पड़ता और
से जीवन का हर अनुबंध निभाना पड़ता। सच ने मार्ग त्याग का देखा, झूठ रहा सुख का अभिलाषा। दशरथ मिटे वचन की खातिर, राम जिए होकर वनवासी। पावक पथ से गुजरी सीता, रहे समय की एक ही इच्छा। देनी पड़ी नियति के कारण सीता को भी अग्नि परीक्षा। वन को गई पुनः वैदेही, निरपराध ही सुनो अकारण। जीती रही उम्र भर बनकर, त्याग और संघर्ष उदाहरण। लिए गर्भ में जिन पुत्रों को, वन का कष्ट स्वयं ही झेला। खुद के बल पर लड़ा सिया ने, जीवन का संग्राम अकेला। धनुष तोड़कर जो लाए थे, अब वो संग में राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। इसी के साथ मैं एक विलियमसन पेन की एक लाइन है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। टाइम इज़ वॉट वी वॉन्ट मोस्ट बट वॉट वी आस्क मीन्स समय वह है जिसे हम सबसे अधिक चाहते हैं, लेकिन जिसका हम सबसे खराब उपयोग करते हैं। इसी के साथ मैं धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कृषिका, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी कविता को कहा। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगी अपनी चाची डॉक्टर अनुराधा चाची को, जो अपनी गजल को सुनाए। थैंक यू प्रज्ञा। आज मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी हुई एक कविता को जो है प्रस्तुत करूंगी। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतरम का ने निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलझाए। आओ फिर से दिया जलाए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल। वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल ना भुलाए। आओ फिर से दिया जलाए। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने, नव ददीची हड्डियाँ गलाए। आओ फिर से दिया जलाए। साथ ही मैं एक दूसरी कविता को भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। गौरव कौन पांडव शीर्षक ये कविता है। गौरव कौन पांडव, टेढ़ा सवाल है। दोनों ओर शकुनी का फैला कुटजाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत है। हर पंचायत में पंचाली अपमानित है। बिना कृष्ण के आज महाभारत होना है। कोई राजा बने रंग को तो रोना है। अब इस पर मैं थोड़ा, मुझे समय दिया जाए तो मैं इस पर थोड़ा न्यू हिस्टोरिसिज्म क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहूँगी इस पोएम पे। जी जरूर। पहले तो मैं इस अप्रोच को बता दूं कि ये न्यू हिस्टोरिसिज्म क्रिटिकल अप्रोच क्या होता है लिटरेरी थियोरी में। न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है, जिसमें जो की थिंकर्स जुड़े हुए हैं वो है स्टीफन ग्रीनब्लाट, जो कि अमेरिकन क्रिटिक है। उसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है रेनेसा सेल्फ फैशनिंग। उसमें उन्होंने सबसे पहले ये टर्म कॉइन किया था, न्यू हिस्टोरिसिज्म। उसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट फिगर है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनका नाम है लुइस मॉन्ट्रोज। अब बात है कि न्यू हिस्टोरिसिज्म है क्या। न्यू हिस्टोरिसिज्म का हिस्ट्री से वैसा कुछ लेना नहीं है। जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री है, जो एक परंपरागत तरीके से हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, उससे इसका जो लिंक है, रिलेशन है, वो कॉन्ट्रेरी है इन अ वे। लुइस मॉन्ट्रोज इसको डिफाइन करते हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म को कि इट इज़ द हिस्टोरिसिटी ऑफ द टेक्स्ट एंड द टेक्सुअलिटी ऑफ द हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री के टेक्सुअलिटी को और टेक्स्ट के हिस्टोरिसिटी को, इन दोनों को ये ध्यान देता है। अगर मैं इसको अपने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये किसी भी लिटरेरी और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट दोनों
मेरी बात को ध्यान से सुनिए, लिटरेरी और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट दोनों का ये पैरेलल स्टडी करता है ऑफ द सेम हिस्टोरिकल पीरियड। उसी के काल खंड में लिखा हुआ जो कविता होता है, लिटरेरी पीस ले लिया, चाहे कविता हो चाहे प्ले हो या उपन्यास हो, जो भी एनालिसिस करना हो, जिस लिटरेरी टेक्स्ट और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट। नॉन लिटरेरी से क्या तात्पर्य है? नॉन लिटरेरी टेक्स्ट मतलब कि ऐसा जैसे जो बाउंड्रीज मार्क किया हुआ है, जैसे फिल्म है, अब भले अब उसके बाउंड्री भी क्रॉस हो गया है, अब जो फिल्म है वो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट है। जो साइंस हाँ अब जी अब वो भी, उसमें भी अब लिटरेचर का एलिमेंट देखा जा रहा है कि अब जो बाउंड्री है लिटरेचर और नॉन लिटरेचर का वो भी चेंज हो गया है, बहुत चेंज हो गया, बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, जो बाउंड्री है वो ऑस्मोसिस हो रहा है, मतलब कि एक नॉन लिटरेरी को भी हम लोग लिटरेरी मान रहे हैं, लिटरेरी में भी कुछ कुछ नॉन लिटरेरी एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। कई सारी कहानियों को भी फिल्म बनाया गया है, कहानियों बहुत सारी कहानियों का भी फिल्म बना है। नॉन लिटरेरी टेक्स्ट पार्ट बना दिया गया, नॉन लिटरेरी बेंड्रिक एंडरसन का नाम है, जी कल्चरल स्टडीज के बहाने उस पे बात हो रही है। नॉन लिटरेरी टेक्स्ट मतलब किसी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ही को आप देख ले, एनसीईआरटी का कोई हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है, वो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट है, उसमें लिटरेरी क्वालिटीज नहीं, ऐसा माना जाता है कि उसमें लिटरेरी क्वालिटीज नहीं है। लिटरेरी क्वालिटीज क्या होता है, तो उसका थीम जो है वो मानवता से संबंधित होता है, जो लैंग्वेज होता है वो टर्म से क्या मतलब। हाँ, नॉन लिटरेरी जो टर्म है वो ओपन एंडेड, अब इस पर भी डेफिनेशन, इस पे बहुत ओपन एंडेड डिस्कशन है कि नॉन लिटरेरी क्या होता है, किसको हम नॉन लिटरेरी मानते हैं, जो लेकिन वाइडली हेल्ड कॉन्सेप्शन जो है लिटरेरी। अगर हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो लिटरेरी सोर्सेस की बात आती है, सोर्स की बात आती है, स्रोत की, जो और स्रोत का भी साहित्यिक मतलब जो है उसका साक्ष्य के भाव में आता है, यानी एविडेंस के फॉर्म में आता है। उसका जो है नॉन लिटरेरी से तात्पर्य ये है कि जैसे अभी ये जो कविता है ये मेरा लिटरेरी है, तो ये तो एक और अपने समय का, चूंकि अपने टाइम का बोला कि पैरेलल स्टडी। अब हम ये 1970s जैसे में, मुझे इसमें लग रहा है अपने यहाँ, जैसे अपने यहाँ जो स्टडी का एक रूप रहा है, खासतौर से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी शुरुआत की थी, और शुक्ल जी ने तो उधर बताया भी था। इसमें एक टर्म आता है लोक और शास्त्र का द्वंद्व, यानी कि शास्त्र में जो बातें कही जा रही हैं वो लोक में है, कितनी उसकी स्वीकार्यता है, यानी लोक मतलब मान जो लोकेलिटी है, तो हमें लग रहा है नॉन लिटरेरी से यहाँ कहीं ऐसा नॉन लिटरेरी से यहाँ का, जैसे इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं एनालिसिस करूँ तो मेरा जो डेफिनेशन है नॉन लिटरेरी का, वैसे तो ये द्वंद्व की बात वहाँ इस पर जो है एक डायलेमा है, इस पर जो है डिलेमा है, और इस पे डिस्कशन चल रहा है, डिस्कोर्स चल ही रहा है कि लिटरेरी क्या है, नॉन लिटरेरी क्या है, जैसा कि मैं पहले भी कही। अब नॉन लिटरेरी का जो है टेक्स्ट में मैं ये ले रही हूँ कि हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक लिखी गई है उस कालखंड में, जो हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स जैसा रिकॉर्डेड है, उसके सेंस में अगर हम इसको एनालाइज करें इस पोएम को, जो कि इंटरनल इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी थी तो वो इम्पोज करी थी इंटरनल इमरजेंसी, उस दौरान जो है वाजपेयी जी जेल में थे और बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स थे अपोजिशन वाले, उन सबको जेल में डाल दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगा करके। तो उस दौरान जो है जो पॉलिटिकल एजिटेशन का जो टाइम था, उस दौरान ये अपोजिशन पार्टी के लीडर्स लोग ये कविता लिखे। जो वाजपेयी है इनका ये कविता को आज के टाइम में जैसे 2024 है, वो जब ये लिखा गया है 1975 के एरा में जहाँ इमरजेंसी लगा गया है, उसके इंटरसेक्शन को देखते हुए हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। ये मैं कह रही हूँ कि नॉन लिटरेरी मतलब कि कोई भी टेक्स्ट है तो वो जिस कालखंड में लिखा गया है, वो एज रीडर जो मेरा कालखंड है जिसमें मैं इसको पढ़ रही हूँ, अपनी नई दृष्टिकोण से पढ़ रही हूँ, वो कालखंड, इन सब का जो इंटरसेक्शन होता है उस पर जो है एनालिसिस में अपने इसके पोएम को सिचुएट कर रही हूँ। अब न्यू हिस्टोरिसिस जो क्रिटिकल अप्रोच है उसके माध्यम से जो है, जो यहाँ पे कौरव कौन है कौन पांडव, कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है, दोनों और शकुनी का फैला कुटजाल है, इसका जो है वो एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है। इसका पॉलिटिकल रीडिंग इस पोएम का किया जा सकता है। इस टाइम एरा में जो लिखा गया था 1975 के एराज में, जहाँ पे इंटरनल इमरजेंसी का टाइम था, कोई किसी भी तरह का अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं था, और वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ लोग अपने पोएम के माध्यम से पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि अगर ऐसे प्रोटेस्ट करते तो उन लोगों को जेल डाल दिया जा रहा था, उन पे बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी जा रही थी और उनको अलग तरीके से हैरेस किया जा रहा था।
तो इसलिए वो लोग अपना लिटरेचर का सहायता लेकर के वो जो है पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे थे। तो इस पोयम में भी जो है मुझे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट देखने को मिलता है 1975 का एरा का। इसलिए मैं यहाँ पे कही कि मैं न्यू हिस्टोरिसिस्ट अप्रोच का यहाँ इस्तेमाल करी हूँ। न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है क्रिटिकल अप्रोच, वो लिटरेरी और नॉन लिटरेरी। यहाँ पे नॉन लिटरेरी मेरा क्या है, मेरा लिटरेरी जो है पोयम है, नॉन लिटरेरी जो है मेरा टाइम एरा है, जो हिस्ट्री है उस मतलब 1975 के बारे में तो नहीं है, जो लोक में बातें हैं, डिस्कोर्सेज रूमर्स जो चल रही है उस टाइम एरा की, वो सब नॉन उससे लिटरेरी में आ जा करके रहे ही हैं। तो निकाला जाता है। वो सब नॉन लिटरेरी में इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, वो सब चीज़ अपने अंदर समेटता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो उस जमाने का, चाहे वो ज्योग्राफी हो उस जमाने का, उस सब को नॉन लिटरेरी जो है अपने अंदर लाता है। ये मेरा कहने का मतलब है। दूसरी बात जो है जो अप्रोच होता है इसमें, वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है अप्रोच होता है। डेरिडा का डिकंस्ट्रक्टिव जो है अप्रोच यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम इस लाइन से जो है वो पॉलिटिकल मैसेज क्या है, किस तरह का पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, वो जो है पढ़ते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर चाची। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इसी के साथ मैं प्रत्यूष चौबे को बुलाना चाहूंगी, जो आए और अपने गजल को पढ़ें। धन्यवाद प्रज्ञा दीदी। आज मैं गोपाल दास नीरज की एक गज़ल सुनाऊंगा। रंग ऋतु के, रंग ऋतु के बदल गए होंगे, रंग ऋतु के बदल गए होंगे, वो जिधर से निकल गए होंगे, वो जिधर से निकल गए होंगे। रात बाजार में अंधेरा था, रात बाजार में अंधेरा था, खोटे सिक्के भी चल गए होंगे, खोटे सिक्के भी चल गए होंगे। तुमसे होकर जुदा अभी आंसू, तुमसे होकर जुदा अभी आंसू, गीत गजल में ढल गए होंगे, गीत गजल में ढल गए होंगे। वो नज़र किस तरफ उठी होगी, वो नज़र किस तरफ उठी होगी, गिरने वाले संभल गए होंगे, गिरने वाले संभल गए होंगे। अपने तकदीर जानने के लिए, अपनी तकदीर जानने के लिए खंडहरों में महल गए होंगे, खंडहरों में महल गए होंगे। उनके आने का वक्त जाने तक, उनके आने का वक्त जाने तक एक सदी बन के पल गए होंगे, एक सदी बन के पल गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, जिक्र नीरज का जब हुआ होगा, जिक्र नीरज का जब हुआ होगा, कितने ही लोग जल गए होंगे, कितने ही लोग जल गए होंगे। बहुत सुंदर। मुझे गजल प्रस्तुत करने का मौका मिला। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रत्यूष। जहाँ हर दिन सिसकना है, जहाँ हर दिन सिसकना है, जहाँ हर रात गाना है, जहाँ हर दिन सिसकना है, जहाँ हर रात गाना है। हमारी जिंदगी भी एक तवायफ का घराना है, हमारी जिंदगी भी एक तवायफ का घराना है। बहुत मजबूर होकर गीत रोटी के लिखे हमने, बहुत मजबूर होकर गीत रोटी के लिखे हमने। तुम्हारी याद क्या है उसे तो रोज आना है, तुम्हारी याद क्या है उसे तो रोज आना है। और इसी के साथ मैं अपने चाचा, जिन्होंने मेरे चाचा ने मुझे सिखाया कि सफलता मेरे मौजूद धन से नहीं बल्कि दूसरों के जीवन पर मेरे प्रभाव में मापी जाती है। और मेरे चाचा ने ही मुझे सिखाया है कि मेरे चाचा मेरे लिए दूसरे पिता हैं। इनके छांव में मैंने ज़्यादातर बचपन को बिताया है। मेरे चाचा दूसरे पिता हैं, बड़े भाई और सबसे अच्छे दोस्त का संयोजन मिलता है मेरे चाचा में। और इसी के साथ मैं अपने चाचा डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ चौबे को धन्यवाद प्रज्ञा, आपने मुझे बुलाया। मैं बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के सीधे गज़ल पर आता हूँ।
दिल तड़पे हैं, जान खपे हैं, हाल जिगर का क्या होगा। दिल तड़पे हैं, जान खपे हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि मैं दीवाने मीर से मीर तकी मीर जी के गज़लों के क्रम में मेरे ख्याल से यह 20वां या 21वां यह गज़ल है, मैं उसी को पढ़ रहा हूँ। दिल तड़पे हैं, जान खपे हैं, हाल जिगर का क्या होगा। मजनू मजनू लोग कहे हैं, मजनू क्या हम सा होगा। दीदे तर को समझ कर अपना हमने क्या क्या हिफाजत की। आह ने जाना रोते रोते ये चश्मा दरिया होगा। क्या जाने आशुप्ता दिला कुछ उनसे हमको बहस नहीं। क्या जाने आशुप्ता दिला कुछ उनसे हमको बहस नहीं। वो जानेगा हाल हमारा जिसका दिल बेजा होगा। दिल तड़पे हैं, जान खपे हैं, हाल जिगर का क्या होगा। जागह से बेतह जाते हैं। जागह का मतलब होता है अपनी जगह से, ठीक है। और बेतह का मतलब होता है जिसकी कोई मतलब हस्ती नहीं होती है, जिसमें कुछ ताकत नहीं होती है, जिसका अपना कुछ होता वजूद नहीं होता है। जागह से बेतह जाते हैं, दावे वे ही करते हैं। उनको गुरु जो नाज न होगा, जिनको कुछ आता होगा। कितनी बेहतरीन लाइन है। जागह से बेतह जाते हैं, दावे वे ही करते हैं। उनको गुरु जो नाज न होगा, जिनको कुछ आता होगा। जिनके पास कुछ हुनर होती है, उनमें अहंकार या घमंड नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दिल की लाग कहीं जो हो तो मीर छुपाए उसको रख। वही रहीमन धागा प्रेम का, अरे सॉरी, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखे गोय। सुनिए ठिलई है सब कोई, बाट न लई है कोई। रहीम की भी एक खूबसूरत पंक्ति है। तो यही उसी तरह का, उसी एकदम बिल्कुल हूबहू उसी तरह की बात ये दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि दिल की लाग कहीं जो हो तो मीर छुपाए उसको रख। यानी इश्क हुआ जाहिर तो लोगों में रुसवा होगा। दिल तड़पे हैं, जान खपे हैं, हाल जिगर का क्या होगा। रुसवा का मतलब बदनामी, मजाक, लोग उपहास उड़ाते हैं। वही सुनिए अठिलई हैं, अठिलाना मतलब भी उपहास करना। तो ये आज का ये गज़ल, और मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी ने मुझे समय दिया, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चाचा। तकदीर से तब हमें हिस्सा मिलता है, तकदीर से तब हमें हिस्सा मिलता है। प्यार भरा कोई रिश्ता मिलता है, प्यार भरा कोई रिश्ता मिलता है। रोशन हो जाती है सारी दुनिया, रोशन हो जाती है सारी दुनिया, जब रिश्तों में आप जैसा कोई फरिश्ता मिलता है। जब रिश्तों में आप जैसा कोई फरिश्ता। और इसके साथ ही मैं इस अगली कड़ी में अक्षर चौबे को बुलाना चाहूंगी, जो आए और अपना गजल प्रस्तुत करें। धन्यवाद प्रज्ञा दीदी। शाम गज़ल में मैं फिर से एक बार फैज़ अहमद फैज़ की शाम शहर यारा में से एक
प्रस्तुत करूँगा गीत। और अब क्या देखें राह तुम्हारी, ये पंक्ति का लाइन शुरू होता है यहीं से, मैं यहीं से प्रस्तुत करूँगा। अब क्या देखे राह तुम्हारी बीत चली है रात, अब क्या देखे राह तुम्हारी बीत चली है रात, छोड़ो छोड़ गम की बात, छोड़ो छोड़ गम की बात, थक के आंसू गए हैं, थक गए हैं आंसू, थक गई हैं अखियाँ, गुजर गए हैं बरसात, बीत चली है रात, छोड़ो छोड़ो गम की बात, कब से आंसू लगी दर्शन की, कब से आस लगी दर्शन की, कोई न जाने बात, कोई न जाने बीत चली है रात, छोड़ो गम की बात, तुम आओ तो मन में उतरे, तुम आओ तो मन में उतरे फूलों की बरसात, छोड़ो कल की बात। बीत चली है रात, अब क्या देखे राह तुम्हारी बीत चली है रात। इसी के साथ मैं शाम गज़ल में फैज़ अहमद फैज़ का ये शाम शहर यारा जो इनकी गीत है यहीं पे समाप्त करता हूँ और उनकी चंद पंक्तियाँ भी प्रस्तुत करता हूँ। रात रात यूं ही दिल में तेरी, रात यूं ही दिल में तेरी खोई हुई है याद, जैसे वीरने में चुपके से बाहर आ जाते हैं। फैज़ अहमद फैज़ की है। एक और फैज़ अहमद फैज़ की पंक्ति मैं प्रस्तुत करता हूँ। तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम याद करने लगते हैं। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर अक्षर। किसी के दिल की मायूसी, किसी के दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, किसी के दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क है इतना, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क है इतना, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना कुमार विश्वास की गीत को प्रस्तुत करूंगी। दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, जिनके अगले ही पल का भरोसा नहीं, दूर तू है मगर मैं तेरे पास हूँ, दूर तू है मगर मैं, दूर तू है मगर मैं तेरे पास हूँ, दिल है गर तू तो दिल का मैं एहसास हूँ, दिल है गर तू तो दिल का मैं एहसास हूँ, प्रार्थना या इबादत या पूजा करूँ, प्रार्थना या इबादत या पूजा करूँ, भावना है अगर तू मैं विश्वास हूँ, भावना है अगर तू मैं विश्वास हूँ, इस अधूरी जवानी का क्या फायदा,
इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बने, जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बने, आँख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आँख में ऐसे पानी का क्या फायदा, मेरे दिल में जले हर दिए की कसम, मेरे दिल में जले हर दिए की कसम, आज तक जो किया उस किए की कसम, आज तक जो किया वो किए की कसम, मैं जहाँ आस ले रोज बैठा रहा, मैं जहाँ आस ले रोज बैठा रहा, लौट आओ उसी हाशिए की कसम, लौट आओ उसी हाशिए की कसम, ताल को ताल की झंकृति तो मिले, ताल को ताल की तो झंकृति मिले, रूप को भाव की अनुकृति तो मिले, मैं भी सपनों में आने लगूं आपके, मैं भी सपने में आने लगूं आपके, पर मुझे आपकी स्वीकृति तो मिले, पर मुझे आपकी तो स्वीकृति मिले, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, जख्म इतने मिले फिर सिले भी नहीं, व्यर्थ किस्मत पे रोने का क्या फायदा, व्यर्थ किस्मत पर रोने का क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। इसके साथ मैं अपनी चाची से कहूँगी कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। माइक पे धन्यवाद प्रज्ञा, आपने मुझे धन्यवाद ज्ञापन का आज मौका दिया है। सबसे पहले मैं धन्यवाद जो है मंच पर आसीन अपने पति को दूंगी, जो बहुत अच्छे से गीत सुना के आज हमें और शब्दों से भी आज बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला रोज की तरह। उसके बाद मैं धन्यवाद जो है कृषिका चौबे को देना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अर्जुन सिसोदिया जी का कविता जो है हमें सुनाया। फिर मैं धन्यवाद जो है अक्षर चौबे का जो मेरे भतीजे हैं उनको देना चाहूँगी। उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ का जो है गज़ल आज सुनाया हमें। और उसके बाद मैं धन्यवाद अपने छोटे भतीजे प्रत्युष चौबे को देना चाहूँगी। उन्होंने गोपाल दास नीरज की रचित कविता गज़ल को आज हमें सुनाया। और उसके बाद मैं धन्यवाद जो है मिस प्रज्ञा भार्गव, जो मेरी सबसे बड़ी भतीजी हो, उनको देना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत अच्छे से आज कार्यक्रम का संचालन किया है। और मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जो हमें आप लोगों ने अपना समय, कीमती समय और जो है हमें दिया आज। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से आग्रह करूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।